Hello students, today our topic is Python pandas, and this lecture we are going to discuss a topic related to data frame pivoting. In our last lecture we already discussed some points related to pivoting and especially pivot function, and in this lecture we are going to discuss pivot underscore table function and see the difference between pivot function and pivot underscore table functions. So first of all, let us take a quick revision of pivot function. After that we will discuss pivot underscore table function in detail. So first of all, the meaning of what is the meaning of pivot? Pivoting. So pivoting means summarizing the data in a way to make understand of descriptive data easier. तो pivoting मतलब ये होता है कि अभी हमारे पास एक डाटा है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मोड में है. अब हमें उसे डेटा को समराइज करना है ताकि चीज़ों को समझने में हमें आसानी हो सके. तो पिवोटिंग ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम डेटा को समराइज कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, तो डेटा को समराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. Second point regarding the pivoting is pivoting techniques rearrange the data from rows and columns by possibly aggregating data from multiple sources in a report form with rows transferred to columns so that data can be viewed in a different perspective. देखिए, पिवोटिंग टेक्निक डेटा को रीअरेंज करती है किसमें, रोज एंड कॉलम्स में. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास अगर डेटा है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, तो हम रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर सकते हैं. और साथ ही साथ डेटा को एग्रीगेट भी कर सकते हैं जो मल्टीपल सोर्सेज से लिया गया है. एग्रीगेट का मतलब है कि एक साथ कलेक्ट करके किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं. जैसे मार्क्स का हमें सम निकालना है या एवरेज निकालना है, एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना है, तो वो भी पॉसिबल है. ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो वो भी पॉसिबल है. तो इट मीन्स हम दो काम कर सकते हैं यहाँ पर. एक तो हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, और सेकंड ये है कि हम एग्रीगेट फंक्शन भी लगा सकते हैं जो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को पिक करके हम उसमें एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं और एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, और रिपोर्ट जनरेट करेंगे तभी वो समराइज फॉर्म होगी और फिर से किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है. तो अभी फंक्शन टू थे हमारे पिवोट फंक्शंस और पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शंस. तो पहले हम पिवोटिंग के बारे में बात करते हैं, पिवोट फंक्शन के बारे में बात करते हैं. If there are multiple entries for a column where for the same values for index rows, it leads to error. तो pivoting फंक्शन में एक ड्रॉबैक होता है, और वो ये होता है कि अभी एक कॉलम है और डिफरेंट इंडेक्स में उसकी सेम वैल्यूज़ है. ठीक है, तो यहाँ पर वो एरर दिखाएगा अगर आप समराइज करने की कोशिश करोगे तो उसको डेटा को उसको लेके आप, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि बिफोर यू यूज पाइवट फंक्शन यू शुड इंश्योर दैट डेटा डज नॉट हैव रोज विद डुप्लीकेट वैल्यूज. तो रोज में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए अगर आप पिवट फंक्शन यूज कर रहे हैं. तो पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए किसी रो एक से ज़्यादा रोज में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. जैसे किसी का नेम है, तो नेम नाम का कॉलम है, सपोज स्टूडेंट्स नेम नाम का कॉलम है. अभी इसमें क्या है, आपका नेम जैसे सपोज मैं प्रवीण है, तो प्रवीण रिपीट नहीं होना चाहिए. रिपीट हो रहा है तो फिर एरर शो करेगा जब आप इसे समराइज करेंगे तो कॉलम वाइज. ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था. इस ड्रॉबैक को दूर किया पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन ने. द पिवोट अंडरस्कोर टेबल इज आल्सो पिवोटिंग फंक्शन विच द लाइक पिवट फंक्शन आल्सो प्रोड्यूस ए पिवोटेड टेबल. तो ये भी आपका डेटा को समराइज फॉर्म में करती है, मीन्स रोज को कॉलम में अरेंज करती है, पर ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जो पिवोट फंक्शन अप्लाई नहीं कराता, प्रोवाइड नहीं कराता. और वही फैसिलिटी ये है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पिवोट फंक्शन इन द फॉलोइंग वेज. तो थ्री इसमें डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट डिफरेंस है, इट डज नॉट रेज एन एरर फॉर मल्टीपल एंट्रीज ऑफ रोज कॉलम कॉम्बिनेशन. ये डिफरेंट रोज कॉलम कॉम्बिनेशन के लिए मल्टीपल एंट्रीज पर एरर रेज नहीं करता. पिवोट फंक्शन जो है ना, एरर रेज करेगा, पर ये आपका एरर रेज नहीं करेगा. क्लियर. सेकंड पॉइंट है, इट aggregate the multiple entries present for a row column combination. You need to specify what type of aggregation you want. और अब जब ये एग्रीगेट करेगा तो मल्टीपल एंट्रीज को कॉलम वाइज, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे एग्रीगेट कैसे कर रहे हैं. आप सम करना चाह रहे हैं, मीन करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ये तो अर्थमेटिक वैल्यूज पर या हम कह सकते हैं कि डेटा वैल्यूज नंबर्स पर ही वर्क करेगा. तो पिवट अंडरस्कोर टेबल में हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं जब हम वैल्यूज़ डुप्लीकेट हों तो.
और जब एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम जैसे सम ऑफ मार्क्स निकाल सकते हैं, एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। आज हमको इसी को समझना है डिटेल में, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अभी हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक प्रोग्राम बताया था पिछली बार मैंने आपको, और उसके थ्रू बताने की कोशिश की थी कि पिवोट अंडरस्कोर टेबल कैसे काम, पिवोट फंक्शन कैसे काम करता है। पहले ये पिवोट अंडरस्कोर टेबल समझने के लिए आपको इसको प्रोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में ये डायरेक्ट डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि पिवोट फंक्शन और पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पर आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो डिफरेंस समझ लीजिए। डिफरेंस समझने से पहले पहले पिवोट फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक डेटा फ्रेम बना लिया। हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन गया। डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम का नेम लिया हमने डेटा फ्रेम का नाम लिया हमने डी एफ। और ये डेटा फ्रेम बनाया एक लिस्ट की हेल्प से, सॉरी एक डिक्शनरी की हेल्प से। डिक्शनरी की हेल्प से एक डेटा फ्रेम बनाया, और इस डिक्शनरी में 3 कीज़ हैं, नेम, क्वालिफिकेशन और एज। और जो वैल्यूज़ हैं वो एक लिस्ट की फॉर्म में पास की गई हैं। जैसे नेम है आरब, तमन्ना और सूरज। क्वालिफिकेशन है मास्टर्स, ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, एंड एज है 27, 23 एंड 21। और उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे डेटा फ्रेम को। डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। डेटा फ्रेम प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरीके से शो होगा। अब आप इसमें ये देखेंगे कि एज पहले आ रहा, नेम क्वालिफिकेशन बाद में। तो आपको पता होगा कि ये डिक्शनरी के थ्रू बनाया डेटा फ्रेम, तो इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। तो ये ऐसा नहीं है कि नेम पहले ही आएगा, उस क्वालिफिकेशन के बाद में एज, ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी अनऑर्डर डेटा टाइप है। और डिक्शनरी के थ्रू जब हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उसमें 2 बातें याद रखिएगा आप हमेशा। पहला तो ये कि जो कीज़ होती हैं वो कॉलम का काम करती हैं, मतलब कीज़ आर कन्वर्टेड टू कॉलम्स। तो ये कीज़ थी, नेम, क्वालिफिकेशन, एज। नाउ दीज आर द नेम ऑफ द कॉलम्स। और सेकंड थी जो वैल्यूज़ थी, वो उस कॉलम्स में जो जो की के रिगार्डिंग वैल्यूज़ थी वो आपके कॉलम के अगेंस्ट वो वैल्यू का काम करती है। जैसे क्वालिफिकेशन में क्या आ रहा है, मास्टर, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। जब हमने इसको डिक्शनरी के थ्रू डिक्लेयर किया था, तो याद रखिएगा क्वालिफिकेशन की थी, और ये एक लिस्ट की फॉर्म में हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को पास किया था। तो ये सभी वैल्यूज़ एक कॉलम में रिफ्लेक्ट होंगी। उसी तरीके से आरब, तमन्ना और सूरज डिफरेंट नेम्स हैं, ये लिस्ट की फॉर्म में थे, यहाँ एक कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। उसी तरीके से एज रिप्रेजेंट हो रहा है। जहाँ तक इंडेक्स की बात है, तो इंडेक्स जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 0, 1, 2 आ रहा है। ठीक है। मेन पॉइंट इसके अंदर ये है कि पिवोट फंक्शन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए रोज़ की डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमने एक डेटा फ्रेम ले लिया, क्रिएट कर लिया। और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, अब हमने क्या किया, अब हमने काम ये किया कि अब हम पिवोट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो पहले एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। मैसेज प्रिंट कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप आउटपुट देखें तो आपको पता चले कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो इसलिए मैसेज मिलेगा, फर्स्ट मेथड टू प्रिंट डेटा फ्रेम यूजिंग पिवोट फंक्शन। स्लैशन के बारे में पहले बता चुका हूँ, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है आपका। स्टार्टिंग में स्लैशन बताया, तो एक लाइन ड्रॉप करने के बाद नेक्स्ट लाइन से मैसेज प्रिंट होगा। और स्लैशन फंक्शन के बाद भी लिखा हुआ है, इसका मतलब इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद भी एक लाइन के बाद ही कुछ प्रिंट होगा। तो अभी हमने क्या किया हमने एक वेरिएबल लिया a1, और इसमें डेटा फ्रेम पर हमने फंक्शन लगा दिया, पिवोट फंक्शन अप्लाई कर दिया। पिवोट फंक्शन जब अप्लाई किया तो पिवोट की स्पेलिंग PIVOT, TF.PVOT, DF क्या है हमारा डेटा फ्रेम। और हमने 3 वैल्यूज़ पास की। ये जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं ना इसके अंदर, इसका जो फर्स्ट होता है वो काम करता है इंडेक्स का, सेकंड होता है वो वर्क करता है कॉलम का, और थर्ड जो होता है वो वर्क करता है आपकी एज का। तो इसी ऑर्डर में वर्क करता है। आप इसको पैरामीटर वैल्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और विदाउट पैरामीटर्स वैल्यूज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। विदाउट पैरामीटर नेम के भी साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ इंडेक्स इज इक्वल टू नेम, ठीक है, कॉलम्स इज इक्वल टू क्वालिफिकेशन, और वैल्यूज इज इक्वल टू एज, तो भी सेम आंसर आएगा। और सिर्फ नेम कॉमा क्वालिफिकेशन कॉमा एज करेंगे तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू आपकी इंडेक्स होती है, सेकंड आपकी कॉलम होती है, और थर्ड आपका वैल्यू होती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए देखते हैं। ये देखिए, जब हम a1 को प्रिंट कराएंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पर टू डिफरेंट वेरिएबल ली है, a1 और a2।
ये देखिए यहाँ A1 लिया है और यहाँ पर A2 लिया है। क्लियर है? बस फर्क सिर्फ इतना है, इसमें मैंने पैरामीटर्स के नहीं मेंशन किए हैं, इसमें इंडेक्स कॉलम और वैल्यूज़ इसमें नहीं मेंशन नहीं किए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर यही होता है। फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो नेम होगी, सेकंड वैल्यू जो होगी वो कॉलम की होगी, और थर्ड जो वैल्यू होगी वो एज की होगी। यहाँ पर थर्ड जो होगी वो वैल्यूज़ होगी, जिससे डेटा फुलफिल होगा, जो यहाँ पर इस केस में एज है। देखते हैं, चलिए आउटपुट देखा तो देखिए, चूँकि आपने नेम को लिया था इंडेक्स, तो देखिए नेम में जो भी वैल्यू थी आरब, सूरज और तमन्ना, वो अब इंडेक्स वैल्यूज़ बन चुकी हैं। क्वालिफिकेशन था कॉलम, तो कॉलम के नेम हो जाएंगे ग्रेजुएट और मास्टर्स, और एज थी वैल्यूज़। तो अब ये जो रोज़ एंड कॉलम्स में वैल्यूज़ फिलअप की जाएंगी। अब जैसे आरब के पास आरब की एज 27 है और डिग्री उसके पास मास्टर्स की है, ठीक है। तो मास्टर्स वाले कॉलम में 27 एज लिखी हो जाएगी, ग्रेजुएट वाले कॉलम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। यहाँ नल तो छोड़ा नहीं जाता, यहाँ पर अगर कोई नंबर या वैल्यू मिसिंग होती है डेटा फ्रेम में, तो उसमें NaN लिखा हुआ आता है, याद रखिएगा। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, नहीं कोई वैल्यू इसके अगेंस्ट कोई फाइंड आउट हुई नहीं, ये मतलब होता है उसका। ऐसे हम अगर सूरज का देखेंगे तो सूरज का हमें क्या मिलता है देखने को, सूरज का हमें देखने को ये मिलता है कि सूरज ग्रेजुएट है और सूरज की एज 21 है, तो सूरज की वैल्यू हमें यहाँ देखने को मिल गई, और इसके अगेंस्ट भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर फिर से NaN आ गया, ठीक है। तमन्ना का देखेंगे, तमन्ना ग्रेजुएट है, 23 ईयर्स की है आपकी, और इसके अगेंस्ट वैल्यू नहीं मिली, तो यहाँ भी NaN शो होगा। अभी हम जब A2 को प्रिंट कराएंगे तो A2 में हमने क्या किया था, A2 में हमने सिर्फ ये किया था कि हमने पैरामीटर्स के नेम को यूज़ किया था। हमने यूज़ किया था इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज़ को। तो जैसे मैंने बताया डिफ़ॉल्ट ऑर्डर तो यही होता है, पहले इंडेक्स, फर्स्ट कॉलम नेम इंडेक्स होता है, सेकंड आपका कॉलम्स होते हैं, और थर्ड आपका वैल्यूज़ होती है। तो इसमें हमने इंटेंशनली यूज़ किया, हम कह सकते हैं एक्सप्लिसिटली यूज़ किया, तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, आंसर रिमेन्स अनचेंज रहेगा इस केस में भी। तो अभी भी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर कि जो नेम्स हैं आरब, सूरज और तमन्ना, वो आपके इंडेक्स पर है। क्वालिफिकेशन जो है आपकी ग्रेजुएट और मास्टर्स, वो डिफरेंट कॉलम्स में बन गए, और ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ जो मिसिंग है वो NaN से रिप्रेजेंट की जा रही है। क्लियर? अब बात करते हैं कि ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक ऐसा हम लेंगे, देखिए पिवोट फंक्शन की क्या डिमेरिट थी। डिमेरिट ये थी कि अभी अगर पर्टिकुलर किसी कॉलम में टू डिफरेंट रोज़ की एंट्री सेम नहीं हो सकती, तो ये चेक करने के लिए तो हमको एक अलग से हम एक डेटा फ्रेम लेते हैं और उसमें ये चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा कि पिवोट फंक्शन किस तरीके से पिवोट अंडरस्कोर टेबल से अलग है। देखिए, ये दोनों आपके एक साथ आपको याद करना है, समझना है, और एक साथ मे भी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, और हो सकता है डिफरेंस ही पूछ ले, तो आपको यहाँ क्लियरली बताना भी है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें ये लास्ट वीडियो में समझाया भी गया था, लेकिन एक बार पिवोट अंडरस्कोर टेबल को डिटेल में समझाने से पहले थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। एक बार देखिए, तो अभी हमने क्या काम किया, हमने काम ये किया कि हमने अभी क्या किया, हमने एक और हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया इस बार, और डेटा फ्रेम का नेम लिया DF1। ये सेकंड प्रोग्राम है, और इंटेंशनली हमने डेटा फ्रेम ऐसा क्रिएट किया कि जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो। जैसे नेम में हमने लिया आरब, अब नेम रिपीट हो गया। पिछली बार जो नेम था ना, वो आपका इंडेक्स था, और वहाँ नेम रिपीट नहीं हो रहा था। 3 डिफरेंट नेम्स थे जो इंडेक्स वैल्यूज़ पे लिए थे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम आराम से पिवोट फंक्शन को अप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन इस बार हमने वैल्यू रिपीट ले ली, और देखने के लिए कि होता क्या है। तो बाकी देखिए, क्वालिफिकेशन और एज वैल्यू रिपीट हो ना हो डजेंट मैटर, क्योंकि हमें इंडेक्स तो नेम को बनाना है ना। और तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या काम किया, हमने काम ये किया कि हमने पिवोट फंक्शन अप्लाई कर दिया, और ऊपर पहले ही बता दिया प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू कि भाई ये आपका डेटा फ्रेम है और इस पर पिवोट फंक्शन काम नहीं करेगा। जब हम पिवोट करने की कोशिश करेंगे तो फिर एरर आएगी, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। यहाँ हमने वही किया, प्रिंट df डॉट पिवोट नेम, क्वालिफिकेशन और एज, ये अप्लाई कर दिया। अब हम ये जानते हैं ऑलरेडी, नेम क्या है आपका, इंडेक्स, नेम इंडेक्स है आपका।
क्वालिफिकेशन क्या है आपका कॉलम, और एज क्या है आपका वैल्यूज़। तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। एरर आएगी, होगा क्या, एरर ही आनी है, लेकिन समझ लीजिए हो क्या रहा है। ये हमारा सेकंड डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये नेम हो गए रिपीट अब हमारे। और अब आपने इसको जब आप रो की फॉर्म में मतलब इसको चेंज करने की कोशिश करोगे एज ए रो वैल्यूज़, तो फिर एरर आएगी, क्योंकि जो डेफिनेशन है पिवोट फंक्शन की वो यही है कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को रोज़ की नहीं लेता फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर रेज करेगा, एरर आ जाएगी आपकी, आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। तो ये था पिवोट फंक्शन के बारे में। तो एरर रेज हो जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन की, जिसके लिए वीडियो बनाया गया था, और अभी तक जो थोड़ा बहुत भूमिका बनाई जा रही थी वो इसी बात के लिए बनाई जा रही थी, आप थोड़ा इसको समझ लें पहले पिवोट अंडरस्कोर टेबल को, ठीक है, थोड़ी, चलिए ठीक। सो क्या कर, हाँ चलिए ठीक है। फॉर डेटा हैविंग मल्टीपल वैल्यूज फॉर सेम रो एंड कॉलम्स कॉम्बिनेशन पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन इज, तो जो कमियां थी पिवोट फंक्शन के अंदर वो कमियां अब दूर हो जाएंगी पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन के थ्रू, वो इसमें नहीं रहती, ठीक है। वो कमी सिर्फ यही है इसके अंदर कि आप पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ रोज नहीं ले सकते, लेंगे तो एरर आएगी। एरर नहीं चाहिए तो पिवोट अंडरस्कोर टेबल यूज़ कीजिए, और मल्टीपल एंट्रीज नहीं है तो पिवोट फंक्शन को यूज़ कीजिए। लेकिन एक बात और है, पिवोट अंडरस्कोर टेबल में जब मल्टीपल एंट्रीज आती हैं तो आपको फिर एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर। मल्टीपल वैल्यूज़ का कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो सम निकालना पड़ेगा या मीन निकालना पड़ेगा, तो उसमें फिर एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बात भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। टू डिफरेंसेस हो गए अब यहाँ पर। फर्स्ट थिंग कि फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम हम मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं फॉर रोज, फॉर टू डिफरेंट रोज, और टू और मोर डिफरेंट रोज। और सेकंड वैल्यू ये, सेकंड कॉन्सेप्ट ये कि हम इसमें क्या काम करेंगे, हम इसमें जब ऐसा होगा तो फिर हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं। पिवोट अंडरस्कोर टेबल के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होता है जब कभी मल्टीपल वैल्यूज़ शो होती हैं, ठीक है। देखिए ये लिखा भी हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ, इट डज नॉट रेज एरर्स फॉर मल्टीपल एंट्रीज फॉर रो कॉलम्स कॉम्बिनेशन। तो रो कॉलम कॉम्बिनेशन के लिए ये कोई एरर रेज नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है, इट एग्रीगेट द मल्टीपल एंट्रीज प्रेजेंट फॉर ए रो कॉलम कॉम्बिनेशन, यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ एग्रीगेट यू वांट। तो ये बताता है कि भाई आप ने जो मल्टीपल एंट्रीज की थी, ठीक है, उसमें आपने एग्रीगेट कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो, सम यूज़ करना चाह रहे हो, मीन यूज़ करना चाह रहे हो, क्या यूज़ करना चाह रहे हो आप। तो ये आपको और बताने का काम करता है। और तो अभी यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, और ये चूँकि लास्ट वीडियो में हो नहीं पाया था इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाना चाहिए इसके ऊपर, इसको समझाने के लिए क्लियरली। तो ये इसका सिंटैक्स है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप लिख दीजिए AGGFUN, AFF लिखा हुआ, डबल एफ की जगह डबल जी आएगा। ए डबल जी का मतलब होता है एग्रीगेट, यहाँ एग्रीगेट के लिए डबल जी आया हुआ है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। तो हम लिखते हैं पांडास, पांडास लाइब्रेरी का नेम है तो पांडास लिखेंगे, डॉट पिवोट अंडरस्कोर टेबल लिखेंगे, फिर डेटा फ्रेम का नेम लिखेंगे, फिर जो वैल्यूज़ होगी वो लिखेंगे, इंडेक्स पैरामीटर यूज़ होगा, कॉलम पैरामीटर यूज़ होता है, और फिर बाद में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इंडेक्स पैरामीटर या आर्गूमेंट जो होता है वो बेसिकली रोज़ के लिए यूज़ होता है, फिर आपको कॉलम नेम मेंशन करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू फिल करनी है वो, और ये आपको एग्रीगेट फंक्शन बताने के लिए कि भाई कौन सा, अच्छा आप कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो एरर नहीं आएगी। डिफ़ॉल्ट जो होगा ना वो मीन होगा, तो डिफ़ॉल्ट एवरेज निकलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा पॉइंट को, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा भी आ जाए कि एक कोड दे दिया जाए आपसे 3 या 4 लाइन का, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ ना हो, पिवट एंड इसका टेबल यूज़ हो रहा हो, पता पूछा जाए आपसे इसके अंदर इसका आउटपुट क्या होगा, आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज निकलेगा, तो आप कर लेंगे, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे उसको। देखिए मेन पॉइंट ये है कि जब आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके आईपी के, तो इसमें होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल भी होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप उसे टाइम से पहले कर लोगे, विद इन टाइम पीरियड कर लोगे बहुत ज़्यादा हुआ तो, अदरवाइज़ आप बैठे रहिए, आपसे होगा नहीं वो, क्योंकि इसमें डेफिनेशन लिखने से ये सब कुछ होता नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अप्लाई करके देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ। यहाँ पर अभी हमने क्या काम किया
हम चूँकि बात कर रहे हैं डेटा फ्रेम की, तो पहले हमने क्या काम किया, एक डेटा फ्रेम ही लेते हैं, एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ, आपको दिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम 2 फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे, कौन-कौन सी? इंपोर्ट numpy एसएनपी, इंपोर्ट pandas एसपीडी। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करा रहे हैं तो पीडी यूज़ कर रहे हैं, pandas यूज़ कर रहे हैं, numpy को क्यों यूज़ कर रहा है? अभी क्या बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले? अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होते हैं, और जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ना, मीन, मीडियन, मोड, ये सब जितने भी होते हैं, सम वगैरह, ये सब कहाँ डिफाइन होते हैं? ये सब डिफाइन होते हैं कहाँ? एनपी में, numpy में। ये एनपी और पीडी क्या है ये आपको पता होगा, बाद में बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ रीनेम कर दिया है इसको, numpy को एनपी से और पांडास को पीडी से। आप डायरेक्ट numpy और पांडास को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट समझिए इसका, शॉर्ट फॉर्म समझिए इसकी। तो चलिए ये दोनों इंपोर्ट करा ली। तो जब कभी भी पिवट अंडरस्कोर टेबल का प्रोग्राम होगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उसमें numpy जो इंपोर्ट होगी ही होगी। विदाउट numpy आप कर ही नहीं सकते। और क्यों नहीं कर सकते, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो बड़ी कॉमन सी बात है कि जब एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा तो फिर आपको numpy यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए numpy होगा आपका, ठीक है, इसके साथ। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने काम ये किया कि एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डेटा फ्रेम में ये वैल्यू देखिए PQRST। अब सिंपल डेटा फ्रेम लेते हैं हम, बिल्कुल। तो कोई इसमें ऐसा नहीं नेम ले रहे हैं, क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, उस तरह से नहीं, एक सिंपल लेते हैं, समझने में आसानी हो। और ये डेटा फ्रेम हमने किसकी हेल्प से बनाया है? डिक्शनरी की हेल्प से। तो डिक्शनरी की हेल्प से बनाया तो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये की हो जाएगी, ये वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी। फिर ये की हो जाएगी, ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। 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 की वैल्यू की कॉम्बिनेशन लिया, याद रखिए वैल्यू मोर देन वन है। मोर देन वन है इसलिए लिस्ट की फॉर्म में पास किया गया है इसको। चूँकि ये स्ट्रिंग है इसलिए हम सिंगल कोट या डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो डबल सिंगल कोट साइन का यूज़ किया गया है यहाँ पर, डबल कोटेशन साइन का यूज़ किया गया है, आप सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, तो अभी ये आपका डिक्शनरी है जिसमें कीज़ हैं PQRST। देखिए डेटा फ्रेम हम बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि डिक्शनरी में जो कीज़ होती हैं, जब हम उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम का वर्क करती हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आपको अलग से कॉलम नहीं मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपने देखा होगा बुक्स में भी अपने एग्जाम्पल देखे होंगे, और जैसे जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, अगर आपने सीरियसली देखा है पढ़ा है तो आपने एक बात नोटिस की होगी, मुझे उम्मीद है कि अ, जब कभी भी डेटा फ्रेम बनाने की बात आती है तो डेटा फ्रेम हम वैल्यू, हाँ, डेटा फ्रेम हम डिक्शनरी के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक है, और भी तरीके से बना सकते हैं पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिक्शनरी के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि कॉलम नेम देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, और मल्टीपल वैल्यूज़ का भी एक ऑप्शन अलग से रहता है उसके अंदर। उस तरीके से बनाना कहीं ज़्यादा आसान रहता है। तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। डेटा फ्रेम बनाने के लिए आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ये हमारा डेटा फ्रेम है। ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अभी हमने कुछ नहीं किया इस पर, पिवट अंडरस्कोर टेबल वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया। ये हमारे कॉलम्स हो गए PQRST, और ये वैल्यूज़ हो गई। डेटा फ्रेम बनाते समय बस एक एडवांटेज ये मिल जाता है हमको, जब इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो इंडेक्स वैल्यू है ना, बाई डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होती हैं, तो ये आ जाती है। हालांकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने कोई भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, इंडेक्स पैरामीटर यूज़ नहीं किया है, तो ये स्टार्ट इसकी 0 से होगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको क्या करना है, अब बात आती है पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को यूज़ करने की। तो अब यहाँ पर पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को यूज़ करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात दिखा देते हैं। आपने इसमें देखा होगा, ज़रा कॉलम पी को देखिए आप पहले। पी में वैल्यू रिपीट हो रही है, ये देखिए, हो रही है ना? ठीक है। क्यू में वैल्यू रिपीट हो रही है, देखिए 1 1 1 2 2 1 1 2 2, वैल्यू यहाँ भी रिपीट हो रही है। तो अभी तो ये कॉलम है, और पिवटिंग में क्या काम होता है कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर मैं अब पी और क्यू को रोज़ में कन्वर्ट करूँगा तो पिवोट में तो आएगी एरर, पिवोट फंक्शन में, लेकिन पिवोट अंडरस्कोर टेबल में एरर नहीं आएगी। क्लियर? वहाँ एरर नहीं आएगी। तो वहाँ क्या आएगा ये समझना है। वैल्यू तो आर में भी रिपीट हो रही है, और अभी हम जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उसमें हमें जो कॉलम बनाना है वो पी और क्यू को बनाना है।
ठीक है, सॉरी, रो जो बनानी है प्योर की को बनानी है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया, टेबल नाम का वेरिएबल लिया, पांडास को पीडी से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हम लिखेंगे पीडी, डॉट लगाएंगे, पिवट अंडरस्कोर टेबल लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नेम, जिस डेटा फ्रेम को हम मेंशन करना चाह रहे हैं, जिस डेटा फ्रेम को मेंशन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 3 पैरामीटर्स यूज़ करने हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए होता क्या है इसके अंदर, कि अगर आपने पैरामीटर्स के नेम नहीं मेंशन किए, तो जो फर्स्ट वैल्यू देंगे वो इंडेक्स की होगी, सेकंड वैल्यू जो देंगे वो कॉलम की होगी, और थर्ड जो होगी वो वैल्यूज़ होंगी जो फिल की जाएंगी। तो यहाँ अगर मैं पैरामीटर्स का नेम देना चाह रहा हूँ तो आप ऑर्डर फिर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले वैल्यूज़ को लिखा, तो वैल्यूज़ लेना चाह रहा हूँ मैं एस को, प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, ये थी एस, यानी हम इससे फुलफिल करेंगे, इससे, ठीक है। इंडेक्स ले लिया मैंने पी और क्यू को, एक से ज़्यादा इंडेक्स ले सकते हैं, हमने पी क्यू को ले लिया, इन दोनों को, और दोनों में जो बात कॉमन है ना वो क्या है, दोनों में वैल्यू रिपीट हो रही हैं। तो पिवोट फंक्शन में तो एरर आनी चाहिए थी, लेकिन अब एरर नहीं आएगी, ठीक है। और कॉलम ले लिया मैंने आर को, कॉलम ले लिया मैंने आर को, टी को नहीं लिया, ज़रूरी नहीं है सारे कॉलम्स को लिया जाए, टी को नहीं लिया हमने, क्लियर है। क्योंकि देखिए काम क्या है पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन का, वो डेटा को समराइज़ करता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा है उसको समराइज फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। अब समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो समरी, अभी ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि सब सभी कॉलम जितने भी हैं उन सबको आप यूज़ करोगे। समरी का मतलब ये है आपको जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी वो चाहिए। फॉर एग्जांपल एक डेटा फ्रेम के अंदर इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अभी आपको इंटरेस्ट है खाली नेम, रोल नंबर और परसेंटेज मार्क्स में, एड्रेस में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए। तो वो उसके लिए ये फंक्शन आपका यूज़फुल है, पिवोट अंडरस्कोर टेबल। यहाँ तो हमने सिंपल के नेम पी क्यू आर एस टी इसलिए लिए ताकि फंक्शनलिटी को हम समझ सकें। एक बार हम समझ जाएंगे तो उसे अप्लाई भी तो हम कर ही देंगे। तो क्या कि अभी हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ये किया कि हमने वैल्यूज़ को ले लिया एस, इंडेक्स को लिया पी एन क्यू, और कॉलम को ले लिया आर। तो देखिए पी और क्यू की जो वैल्यूज़ थी वो क्या क्या थी, पी की वैल्यू थी बी वन और एफ वन, और क्यू की वैल्यू थी वन और टू, वो इंडेक्स की फॉर्म में आ गई। ये देख लीजिए आप एक बार फिर से, पी की वैल्यू थी बी वन और आर वन, ये रही इंडेक्स की फॉर्म में आ जाएंगी, और क्यू की वैल्यू थी वन एंड टू, तो ये इंडेक्स की फॉर्म में आ जाएंगी। यहाँ पर इंडेक्स की फॉर्म में ही आ गई। ये देखिए अपने हमने यहाँ पर टू कॉलम्स को एज ए इंडेक्स यूज़ किया, इसलिए यहाँ पर टू रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने कॉलम क्या यूज़ किया है, कॉलम यूज़ किया है हमने आर, कॉलम यूज़ किया हमने आर। तो आर कॉलम यूज़ किया है, तो आर की क्या वैल्यूज़ हैं, आर की वैल्यूज़ हैं या तो स्मॉल है लार्ज, तो स्मॉल और लार्ज नेम के टू कॉलम्स बन जाएंगे। ये देखिए एक लार्ज का बन गया, एक स्मॉल का बन गया, क्लियर। और इसके बीच में जो वैल्यूज़ फिलअप होंगी वो फिलअप होंगी जो हमने वैल्यू दिया है, वो क्या है आपका, वो है एस, एस की ये वैल्यूज़ है, ये फिलअप हो जाएगी। टी कहीं यूज़ नहीं होगा, कोई बात नहीं। अभी इसके अंदर जो एग्रीगेट फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट तो मीन निकलता, अगर वैल्यूज़ रिपीट होती तो, वैल्यूज़ रिपीट होती तो आपका मीन निकलता। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन क्या लिखा है, एन पी डॉट सम, एन पी क्यों नहीं लिखा है, मैंने पहले बताया था आपको, एन पी लाइब्रेरी है आपकी, तो नमपाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सम उसका एक फंक्शन है, तो हम एन पी डॉट सम लिखेंगे एग्रीगेट फंक्शन में। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिलती हैं तो उस केस में उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ का सम होगा एस में, ठीक है। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिलती हैं तो सम होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए अभी आप, चलिए ये आपका डेटा फ्रेम है, तो पी क्यू हम यहाँ देखते हैं वन बाई वन। पी की वैल्यू बी वन, क्यू की वैल्यू वन, बी वन और वन के लिए हम वैल्यू देखेंगे लार्ज में, किसके लिए, बी वन और वन के लिए, बी वन और वन के लिए लार्ज है, बी वन और लार्ज
बी वन और लार्ज कहाँ आ रहा है, बी वन और लार्ज आ रहा है कहीं, यहाँ देखिए ये आ रहा है बी वन और लार्ज, रिपीट होगी वैल्यू, क्लियर है। तो देखिए रिपीट नहीं हुई, क्यों रिपीट नहीं हुई समझिए, बी वन और वन, ठीक है, बी वन वन और लार्ज, ये तीनों कहीं आ रहे हैं, बी वन वन और लार्ज, बी वन वन लार्ज है यहाँ पर, यहाँ बी वन वन है लेकिन स्मॉल है, तो रिपीट नहीं हो रही, तो एक ही सिंगल वैल्यू है फोर, फोर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बी वन वन और स्मॉल के लिए देखते हैं हम, बी वन वन और स्मॉल, बी वन वन और स्मॉल के लिए भी नहीं हो रहा है, बी वन वन स्मॉल की एक ही वैल्यूज़ है, क्या है वो, फाइव, तो यहाँ फाइव आ जाएगा। अच्छा बी वन टू और लार्ज के लिए देखते हैं, बी वन टू और लार्ज, बी वन टू और लार्ज कहीं आ रहा है, बी वन टू और लार्ज यहाँ आ रहा है और नहीं कहीं, तो सेवन ही आएगा, यहाँ सेवन आ रहा है। सेकंड देखते हैं, बी वन टू और स्मॉल, रिपीट हो रहा है क्या, बी वन टू और स्मॉल, बी वन टू स्मॉल भी एक ही जगह बार आ रहा है, बी वन टू स्मॉल सिर्फ, तो इसकी वैल्यू सिक्स आनी चाहिए, सिक्स ही आ रही है, तो अभी तक तो वैल्यू रिपीट मिली हुई नहीं, रिपीट होती तो हम उसका सम लेते, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं आर वन वन और लार्ज, आर वन वन और लार्ज, आर वन वन और लार्ज, एक तो आर वन वन और लार्ज यहाँ पर है, अब यहाँ मिल गया देखिए आर वन वन और लार्ज, ये देखिए, ठीक है, तो आंसर आ रहा है फोर, क्यों आ रहा है, क्योंकि टू प्लस टू फोर होता है, इसलिए आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ सम हो गया, यहाँ एरर नहीं आ रही, यही बात समझाना चाह रहा था मैं आपको। और आर वन वन और स्मॉल पे क्या मिलेगा ज़रा देखिए, आर वन वन और स्मॉल पे मिलेगा आपका वन, तो यहाँ वन आ रहा है, ठीक। आर वन टू और लार्ज पर क्या मिलेगा, आर वन टू और लार्ज, आर वन टू के साथ लार्ज है ही नहीं, है नहीं तो एन एन मिलेगा, तो यहाँ एन एन बनेगा। फिर आर वन टू और स्मॉल पे क्या मिलेगा, आर वन टू और स्मॉल, देखिए आर वन टू स्मॉल ये रहा, आर वन टू स्मॉल ये रहा, थ्री और थ्री दो वैल्यू है, थ्री और थ्री कितना होता है सिक्स, तो सिक्स आ रहा है, यहाँ भी डुप्लीकेट वैल्यूज मिल गई, तो यहाँ पर आपका एग्रीगेट फंक्शन काम करेगा। तो ये था पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन का काम। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।